नमस्कार मेरे साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के इस पार्ट में। तो एंजाइम किस प्रकार से क्रिया करता है, एंजाइम की किस प्रकार से क्रिया विधि होती है, उसको क्या एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सबस्ट्रेट नेचर में मुख्य रूप से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट दो प्रकार से होते हैं। एक तो स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन चलती है, यानी कि अपने आप रिएक्शन होती रहती है, और दूसरी नॉन स्पॉन्टेनियसली चलती है। स्पॉन्टेनियसली का से तात्पर्य है कि नेचर में अपने आप जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है जिसके लिए मुख्य रूप से क्या होता है कि एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और एक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियसली होती है, उस दौरान सबस्ट्रेट की तुलना में प्रोडक्ट के पास एनर्जी अधिक है। उस दौरान सबस्ट्रेट की तुलना में प्रोडक्ट के पास एनर्जी अधिक है। तो इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुख्य रूप से बाहरी माध्यम से एनर्जी गेन करनी पड़ती है। किस प्रकार से, आप देखिए, समझिए। ये एनर्जी है, ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट से ये प्रोडक्ट बना। तो ये प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम है सबस्ट्रेट की तुलना में, तो स्वाभाविक है कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार की जो नेचर में रिएक्शन होती है उनको स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन कहा जाता है, यानी कि स्वतः अभिक्रिया, अपने आप मुख्य रूप से ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में मुख्य रूप से कन्वर्ट होता रहता है। लेकिन दूसरी स्थिति मुख्य रूप से क्या होती है कि जब प्रोडक्ट के पास एनर्जी अधिक है, एनर्जी कैसी है? अधिक है, और सबस्ट्रेट के पास एनर्जी कम है, तो उस दौरान इस सबस्ट्रेट को बाहरी माध्यम से, बाहरी माध्यम चाहे टेम्परेचर हो, चाहे लाइट हो, चाहे कोई अदर मीडियम हो, इनसे मुख्य रूप से एनर्जी गेन करनी पड़ती है। इनसे एनर्जी मुख्य रूप से गेन करनी पड़ती है। तो जो गेन एनर्जी की जा रही है उसी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जा रहा है, और इस एक्टिवेशन एनर्जी के माध्यम से मुख्य रूप से वह क्रिया नेचर में संपादित हो रही है। अब जो क्रिया एनर्जी के माध्यम से संपादित हो रही है उस, यानी अपने आप नहीं हो रही है, वह क्रिया अपने आप नहीं हो रही है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट, तो उस दौरान उसको नॉन स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन कहा जाता है। विशेष ध्यान दें, स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन एंजाइम के माध्यम से की जाती है, यानी कि एंजाइम सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन को करता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एंजाइम किसी प्रकार से भाग नहीं लेता है, इनको यानी कि शुरू नहीं करता है एंजाइम, सिर्फ इनको मुख्य रूप से शुरू करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी एंजाइम हमेशा नेचर में हो रही क्रिया की दर को बढ़ाता है। एंजाइम नेचर में हो रही बायोकैटेलिस्ट क्रिया या मुख्य रूप से किसी प्रकार की जो रासायनिक क्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन जो हो रही है, उस क्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करता है। ध्यान से सुन लें, नेचर में अपने आप हो रही केमिकल रिएक्शन की दर को बढ़ाने का कार्य, यानी स्पीड को मुख्य रूप से बढ़ाने का कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जा रहा है? एंजाइम के द्वारा। तो किस प्रकार से स्पीड बढ़ती है? स्पीड बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और कितने टाइम में मुख्य रूप से ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, दूसरी भाषा में कहा जाए नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, यहां पूरा लिख दिया जाए प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, क्या नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। तो स्वाभाविक है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट कितने टाइम में मुख्य रूप से कन्वर्ट हो रहा है, वही मुख्य रूप से स्पीड को तेज करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? एंजाइम के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? एंजाइम के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार की रिएक्शन को एंजाइम शुरू नहीं करता है, सबसे पहले ये आप सुन लीजिए। क्लियर? एक चीज तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन एक्शन के रूप में होती है।
अब दूसरी चीज मैं मुख्य रूप से बताने जा रहा हूं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? सपोज दैट ये सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, यानी 100 सबस्ट्रेट है और 100 में से मुख्य रूप से कितने सबस्ट्रेट? 100 सबस्ट्रेट 70 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए किसी भी केमिकल रिएक्शन में, मेरे द्वारा ये बताया जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि ये एक एग्जाम्पल है, ये हर किसी के लिए नहीं है कि आप ये सोचे प्रत्येक केमिकल रिएक्शन के लिए यही फॉर्मूला लागू होगा। 100 सबस्ट्रेट 70 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और यदि यहां 70 की अपेक्षा कहीं ये 72 हो गए तो मुख्य रूप से ये दो प्रोडक्ट जो हैं वह पुनः सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो निश्चित होंगे 70 ही होंगे किसी केमिकल रिएक्शन के लिए। यदि 70 के अपेक्षा 72 हो गए और यहां मुख्य रूप से ये 30 सबस्ट्रेट रह गए थे पहले और फिर सपोज दैट 28 रह गए, तो उस दौरान ये दो प्रोडक्ट वो हैं जो सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को इक्विलिब्रियम कहा जाता है, यानी समानता बनी रहती है। क्या बनी रहती है? मुख्य रूप से समानता बनी रहती है। तो एक तो मुख्य रूप से ये। अब प्रश्न आ रहा है कि इस एनर्जी को जो है ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। तो ये किस प्रकार की एक्टिवेशन एनर्जी है, कैसे क्या करती है, इसको पहले आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें वो या फोटो खींच लें। देखिए ये क्या है, यहां ऐसे ही लिख दें एनर्जी, और ये क्या है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ऑब्लिक टाइम, यानी कितने टाइम में कोई रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है, कितने टाइम में कोई रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है, ये चीज बताया जा रहा है। सपोज दैट कि ये जो है सबस्ट्रेट है, ये क्या है? सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट, ये जो सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यदि ये सबस्ट्रेट इस प्रकार से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट की तुलना में, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन विशेष ध्यान रखें, नेचर में कोई भी रिएक्शन इस प्रकार से संपादित नहीं होती है। नेचर में कोई भी रिएक्शन इस प्रकार से संपादित नहीं होती है। इस सबस्ट्रेट को कोई ना कोई मुख्य रूप से एनर्जी लेनी ही पड़ती है, कोई ना कोई एनर्जी बाहरी माध्यम से लेनी पड़ती है। जो एनर्जी सबस्ट्रेट गेन कर रहा है, जो एनर्जी सबस्ट्रेट गेन कर रहा है, ये देखिए, ये पहले एनर्जी इसने थोड़ी सी ली तो एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाया जिसको ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? ट्रांजिशन स्टेट कहा जा रहा है, यानी एनर्जी सबस्ट्रेट ने ली तो सबसे पहले एक अनस्टेबल कंपाउंड बना जिस स्टेट को क्या कहा जा रहा है? ट्रांजिशन स्टेट कहा गया। तो ये जो एनर्जी इसने ली, यहां से लेकर यहां तक जो एनर्जी ली, यही एनर्जी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, यानी एंजाइम की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट कंपाउंड में मुख्य रूप से बदला, तो उसने जो एनर्जी गेन की, इस सबस्ट्रेट ने एनर्जी क्या की? बाहरी माध्यम से गेन की, यानी बाहरी माध्यम से जो एनर्जी उसको मिली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, तो विदाउट एंजाइम की उपस्थिति, एंजाइम अनुपस्थित है, तो उस एनर्जी को ही क्या कहा गया? एक्टिवेशन एनर्जी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? एक्टिवेशन एनर्जी नाम दिया गया। फिर उसके बाद ये आया, इसने एनर्जी लूज की इस सबस्ट्रेट ने और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया।
सपोज दैट के मुख्य रूप से इस प्लेस पर एंजाइम यहीं से शुरुआत होगा, उपस्थित कर दिया जाए। देखिए तो क्या होगा, ये एनर्जी कम उपयोग हुई, तो ये इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी होगी, लेकिन किसकी, विद एंजाइम, यानी एंजाइम की उपस्थिति की, तो वैसे ही मुख्य रूप से क्या हुआ, एनर्जी की आवश्यकता कम हुई, यानी एनर्जी कम लगी, एनर्जी इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने में मुख्य रूप से कम लगी, तो उसको क्या कहा गया, एक्टिवेशन एनर्जी कहा गया। तो स्वाभाविक है कि इस स्थिति में रिएक्शन फास्ट चलेगी, कि इस स्थिति में रिएक्शन फास्ट चलेगी, तो विशेष ध्यान दिया जाए कि बाहरी माध्यम से जितनी अधिक एक्टिवेशन एनर्जी ली जाती है, एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी अधिक होती है, उतनी ही रिएक्शन स्लो होगी। विशेष ध्यान रखें, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी अधिक, देखिए यहां से लेकर यहां तक एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि अधिक ली गई, तो रिएक्शन उतनी ही स्लो होगी। लेकिन जैसे ही एंजाइम को उपस्थित किया गया, तो उस एंजाइम ने मुख्य रूप से उस रिएक्शन को, यानी कि सबस्ट्रेट से कन्वर्ट प्रोडक्ट में हुआ, तो उसके लिए एनर्जी मुख्य रूप से कम हुई, तो वह मुख्य रूप से क्या होता है कि रिएक्शन को फास्ट कर देता है, वह रिएक्शन को मुख्य रूप से फास्ट कर देता है। तो ये मुख्य रूप से आपको क्या, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इस प्रकार से। तो वास्तविक तौर पर वैज्ञानिकों ने ये जो मैकेनिज्म एंजाइम की थी, इसको दो रूपों में बताया, कि वैज्ञानिकों ने समय समय पर मुख्य रूप से जो थ्योरीज प्रस्तुत की, वो थ्योरीज मुख्य रूप से दो थ्योरीज प्रस्तुत की गई थी वैज्ञानिकों के द्वारा। एक तो एमिल फिशर वैज्ञानिक थे, एमिल फिशर वैज्ञानिक ने की एंड लॉग थ्योरी प्रस्तुत की थी। एक कॉसलैंड साइंटिस्ट थे, कौन से साइंटिस्ट थे, कॉसलैंड साइंटिस्ट थे। इन कॉसलैंड साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से इंड्यूस्ड फिट थ्योरी प्रस्तुत की थी। तो सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया, चलिए देखिए, टू थ्योरीज मुख्य रूप से दी गई थी, दो थ्योरी दी गई थी। पहली फर्स्ट थ्योरी कौन सी थी, की एंड लॉग थ्योरी, इसको एमिल फिशर, मुख्य रूप से इस थ्योरी को किसने दिया था, एमिल फिशर ने 1894 में मुख्य रूप से दिया था। वैज्ञानिक का नाम विशेष ध्यान रख लें, की एंड लॉग थ्योरी एमिल फिशर के माध्यम से 1894 में 1894 में मुख्य रूप से दी गई थी। इस समय मुख्य रूप से जो सबस्ट्रेट है, वह मुख्य रूप से एक तरीके से कहा जाए लॉक है। सबस्ट्रेट क्या है, लॉक है, और यहां जो की है वह एंजाइम है। आप लोगों ने देखा होगा निश्चित तौर पर मुख्य रूप से कि चाबी जो होती है, चाबी में कुछ स्पेशल टाइप के चिन्ह पाए जाते हैं, कटाव पाए जाते हैं, तो वह चाबी एक विशिष्ट ताले को ही ओपन कर पाती है, वह चाबी एक विशिष्ट ताले को ही ओपन कर पाती है। मैं यहां चोरों की बात नहीं कर रहा हूं, चोर तो हर ताले को खोल देता है किसी भी चाबी के माध्यम से। मैं बात कर रहा हूं एक सामान्य परिस्थिति की बात कर रहा हूं, यानी कि एक स्पेशल की, एक स्पेशल ताले को, जो उस चाबी के लिए जो ताला बना है उसी को ओपन कर पाता है। मुख्य रूप से हर ताले को वह चाबी ओपन नहीं
कर पाती है। तो स्वाभाविक यहां क्या हुआ, यानी कि एंजाइम स्पेसिफिक होता है, एंजाइम स्पेसिफिक होता है कि प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट पदार्थ पर ही कार्य करता है, हर किसी पदार्थ पर कार्य नहीं कर सकता है। क्या हर पदार्थ पर मुख्य रूप से कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि एंजाइम के प्रत्येक अणु की सतह पर एंजाइम का जो मॉलिक्यूल है उसकी सरफेस पर एक स्पेशल साइट पाई जाती है। उस स्पेशल साइट को एक्टिव साइट कहा जाता है। सपोज दैट ये कोई एंजाइम है, ये कोई क्या है, एंजाइम है। अब इस एंजाइम पर मुख्य रूप से ये स्पेशल साइट बनी हुई है कि ये स्पेशल साइट जो है इनको एक्टिव साइट कहा जाता है। ये क्या कहलाती है, एक्टिव साइट कहलाती है। इन एक्टिव साइट को मुख्य रूप से डोमेन भी कहा जाता है, इन एक्टिव साइट को डोमेन भी कहा जाता है। विशेष तौर पर सुन लीजिए, एंजाइम पर पाए जाने वाले विशिष्ट क्षेत्र जिस पर सबस्ट्रेट कार्य करना है या सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट पर कार्य करेगा तो उसको एक्टिव साइट कहा जाता है, और एक्टिव साइट को डोमेन साइट कहा जाता है, यानी डोमेन के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। तो देखिए, अब इस पर जो स्पेशल चाबी होगी, ये तो क्या हो गया, की हो गई। ये क्या हो गया, की हो गया। एंजाइम को क्या कहते हैं, की। पहली देखिए ये लिखा हुआ है, यहां मैं लिखे देता हूं फिर से, यानी ये एंजाइम। अब ये जो चाबी बनी हुई है क्या हर पदार्थ को खोल देगी, यानी कि हर ताले को खोल देगी, नहीं। जो मुख्य रूप से इसके लिए बना हुआ ताला है, इस चाबी के लिए जो ताला बना हुआ है वही ताले को खोल पाएगी, यानी कि स्वाभाविक है। देखिए, ये मुख्य रूप से इस प्रकार से है। ये क्या है, सबस्ट्रेट, क्या है, सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट को अपन यहां क्या कह रहे हैं, लॉग कह रहे हैं। क्या कहा जा रहा है, लॉग। अब मुख्य रूप से ये दोनों, ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट से जुड़ेगा, स्वाभाविक है। किस प्रकार से, तो देखिए, इसको ले जाकर ये देखिए, ये जुड़ गया। देखिए, ये जाकर जुड़ गया, यानी कि ये क्या बन गया, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि E प्लस एस इक्वल ई एस कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया, ई एस कॉम्प्लेक्स बन गया। इसी को मुख्य रूप से की एंड लॉग थ्योरी नाम दिया गया था, वैज्ञानिक एमिल फिशर ने। किसने दिया था, वैज्ञानिक एमिल फिशर ने मुख्य रूप से यही नाम दिया था। लेकिन आगे चलकर मुख्य रूप से कुछ वैज्ञानिकों ने कहा ये इस प्रकार से क्रिया नहीं होती है, तो इसके लिए कोसलैंड वैज्ञानिक थे, कौन से, DE कोसलैंड वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1965 में, इन्होंने मुख्य रूप से 1965 में एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी को कहा गया था इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। उसको क्या नाम दिया गया था, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी नाम दिया गया था। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में मुख्य रूप से क्या बताया गया कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वह फ्लेक्सिबल होती है। एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वह फ्लेक्सिबल होती है। पहले इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्या बताया जाता है, सेकेंड थ्योरी। सेकेंड थ्योरी कौन सी है, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। किसने दी थी, DE
कॉसलैंड ने 1965 में मुख्य रूप से इस थ्योरी को प्रस्तुत किया था। नाम से स्पष्ट हो रहा इंडिफिट थ्योरी, यानी कि सबस्ट्रेट किस प्रकार का बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वह परिवर्तित हो जाती है, तो वह मुख्य रूप से परिवर्तित हो जाती है। सपोज दैट कि ये कोई एंजाइम की एक्टिव, ये कोई एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है, इसको क्या कह सकते हैं, और डोमेन, एक्टिव डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्टिव डोमेन के नाम से भी जाना जाता है। अब मुख्य रूप से ये जो साइट है, ये साइट वैज्ञानिक, ये वाले डी कॉसलैंड वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग मुख्य रूप से ये फ्लेक्सिबल हो जाती है, इस सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होती है, तो जिसके कारण मुख्य रूप से जैसे सबस्ट्रेट उसके पास आता है तो वह मुख्य रूप से थोड़ा बहुत अपने आप को परिवर्तित करके उस सबस्ट्रेट को एडजस्ट कर लेता है। तो देखिए ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है। अब ये सबस्ट्रेट देखिए, इसके लिए जुड़ने के लिए कैसा चाहिए था, इस प्रकार से चाहिए था, लेकिन इन तीनों में से सपोज दैट ये इसके पास आता है तो ये इसकी एक्टिव साइट जो है वह एक्टिव साइट परिवर्तित हो जाती है, फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। तो वह मुख्य रूप से अपने आप को परिवर्तित कर लेती है और ये सबस्ट्रेट मुख्य रूप से उससे अटैच हो जाता है। तो इस प्रकार से ये फ्लेक्सिबिलिटी मुख्य रूप से इस एंजाइम्स के द्वारा शो की गई, इस वजह से इसको इंडीड फिट थ्योरी नाम दिया गया। यानी सबस्ट्रेट फिट हो गया, सबस्ट्रेट जो रेड कलर का बनाया गया वह मुख्य रूप से इसमें फिट होना था, लेकिन चूंकि इसमें क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसकी जो शेप थी वो अलग थी। तो ये जैसे इसके नजदीक जाता है तो जुड़ने के लिए तो एंजाइम अपने आप में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेता है, क्योंकि एंजाइम फ्लेक्सिबल है। एंजाइम कैसा है? फ्लेक्सिबल है, यानी कि वही वाली बात हो गई कि चोर जो है, चोर के पास कुछ चाबियां ऐसी रहती कि उसको थोड़ा सा घुमाने फिराने पर मुख्य रूप से खुल जाता है। तो वही स्थिति क्या हुई कि चाबी जैसे ले गया ताले में डालने के लिए, तो वहां उसने ऐसे किया तो उस पर आ गए सिंपल, तो उसके द्वारा मुख्य रूप से उसने खोल दिया। तो यही कंडीशन रहती है कि एक्टिव साइट एंजाइम की फ्लेक्सिबल होने के कारण मुख्य रूप से क्या होता है कि सबस्ट्रेट फिट हो जाता है। तो इसको नाम दिया गया इंडीड फिट थ्योरी नाम दिया गया था, और यह नाम मुख्य रूप से किस साइंटिस्ट ने दिया था? किसने दिया था? डी कॉसलैंड ने। यदि डी भूल जाए तो कॉसलैंड साइंटिस्ट जरूर ध्यान में रखना। क्या डी भूल जाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कॉसलैंड साइंटिस्ट जरूर ध्यान में मुख्य रूप से रखना। ये कभी कभार ऑब्जेक्टिव में मुख्य रूप से पूछ लिया जाता है। तो ये आपका क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन किस प्रकार से मुख्य रूप से होता है व्यक्त। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट भाई। तो देखिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ये लीजिए मिटल गया ये। अब इसके बाद मुख्य रूप से ये मैकेनिज्म हो गई। अब इसके बाद आपको बताया जाता है कि फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो देखिए फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, क्या? यानी कि मुख्य रूप से क्या हो गया? एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। तो एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि एंजाइम की सक्रियता को ऐसे कौन से कारक नेचर में पाए जाते हैं
जो अफेक्ट कर सकते, प्रभावित कर सकते हैं, उन्हीं पर मुख्य रूप से इसमें चर्चा की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले मुख्य रूप से क्या ले लें कि टेम्परेचर, पहला कारक क्या ले लें, टेम्परेचर, यानी कि तापमान। क्या तापमान? तो मुख्य रूप से स्वाभाविक है कि प्रत्येक एंजाइम एक निश्चित टेम्परेचर पर कार्य करता है, एक निश्चित टेम्परेचर पर अच्छे ढंग से कार्य करता है। ये नहीं कह रहा हूं कार्य करता है, एक अच्छे ढंग से कार्य करता है, वह उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। वह उसका मुख्य रूप से क्या कहलाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। तापमान की दर बढ़ाने पर सक्रियता बढ़ती चली जाती है, तापमान की दर बढ़ाने पर सक्रियता बढ़ती है। प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर ये जो एक्टिविटी होती है वह डबल हो जाती है। वह मुख्य रूप से कैसी हो जाती है, डबल हो जाती है, यानी दुगनी मुख्य रूप से हो जाती है। लेकिन एक निश्चित टेम्परेचर पर जैसे ही वह पहुंचता है तो वहां सबसे अधिक अच्छे ढंग से वह क्रिया संपन्न होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो ये जैसे कोई है, ये टेम्परेचर राइज किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, ये यानी कि यहां से ये गया, टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है। तो एक निश्चित दर तक बढ़ाने पर वह मुख्य रूप से क्या हुआ, क्रिया की दर बढ़ी। लेकिन और बढ़ाते चले गए तो उस क्रिया की दर बढ़ती नहीं है, क्रिया की दर मुख्य रूप से बढ़ती नहीं है। क्या होता है कि मुख्य रूप से डीनेचरेट हो जाते हैं एंजाइम, मतलब कि एंजाइम के जो अणु जो प्रोटीन से बने हैं उनके बीच के बंध टूट जाते हैं और एंजाइम मुख्य रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं। एंजाइम क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं अत्यधिक टेम्परेचर बढ़ने पर। जैसे ह्यूमन में 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस यानी जो बॉडी टेम्परेचर होता है, उस बॉडी टेम्परेचर पर बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है, बहुत अच्छे ढंग से मुख्य रूप से कार्य कर रहा है। अब इसके ऊपर ले जाएंगे तो मुख्य रूप से क्या होगा, इसके ऊपर ले जाएंगे तो क्रिया तो होगी, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी, लगातार ऊपर ले जाने पर मुख्य रूप से वह एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। अर्थात क्या बताएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर एक निश्चित सीमा तक मुख्य रूप से उसकी क्रिया की दर बढ़ती, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन अत्यधिक बढ़ाने पर वह एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि यह एक्टिविटी प्रभावित हुई एंजाइम की टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो इसको कहा गया टेम्परेचर। तो विशेष ध्यान रखें, यहां लिख दीजिए 10 डिग्री, ये याद करना है, ये याद करना है, नोट करना है, विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिए। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर क्रिया की दर डबल हो जाती है, यानी दुगनी हो जाती है। कैसी हो जाती है, डबल हो जाती है। और इस टेम्परेचर पर बहुत अच्छे ढंग से मुख्य रूप से एंजाइम कार्य करते हैं। तो पहला तो मुख्य रूप से क्या होता है, इस टेम्परेचर को ही क्या कहा जाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को क्या कहा जाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। अब इन एंजाइम को ले जाकर 80 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा दीजिए, 60 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि ये कार्य करेगा एंजाइम, बिल्कुल कार्य नहीं करेगा, बिल्कुल कार्य नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि मुख्य रूप से एंजाइम का जैसे ही बढ़ाता चला गया तो दुगनी होती चलेगी। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि एंजाइम सभी प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बीच के जो बॉन्ड होते हैं वह टूट जाते हैं, तो जिससे कि क्या होता है कि एंजाइम डीनेचरेट होता है, यानी एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। जब एंजाइम निष्क्रिय हो गया तो वह कार्य करना बंद कर देता है। तो पहली चीज ये हुई। अब दूसरी चीज आती है पीएच। क्या आता है, या इसको बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, दूसरा इसको ये भी कह सकते हैं ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, किसी भी माध्यम, अपने बॉडी में मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के पीएच मान है, अपनी बॉडी में विभिन्न प्रकार के पीएच मान है और उस पीएच मान पर ही एक एंजाइम निश्चित कार्य करता है। अर्थात दूसरी भाषा में कहा जाए कि एंजाइम को कार्य करने के लिए एक निश्चित पीएच मान का होना बहुत आवश्यक होता है।
एंजाइम को कार्य करने के लिए एक निश्चित पीएच मान की रेंज होना बहुत आवश्यक होती है। उसी रेंज पर मुख्य रूप से वह एंजाइम कार्य करेगा। दो प्रकार के पीएच मान होते हैं, एक एसिडिक मीडियम, एक बेसिक मीडियम। दो प्रकार के होते हैं, एक एसिडिक मीडियम होता है, एक कैसा होता है बच्चों, बेसिक मीडियम होता है। कि सपोज दैट कि मैं यहां से यहां तक ले जा रहा हूं, देखिए ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 0 है। अब इधर ले जाएं, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, या 12 तक ही रख दीजिए, चलिए ठीक है। अब स्वाभाविक है कि देखिए यहां से यहां तक का जो मीडियम है ये 6.9 और ये न्यूट्रल और 7.1 से ऊपर राइज करेगा, तो यह बेसिक मीडियम होता है। ये आप लोगों को पता है, मैं पहले भी पूर्व में बता चुका हूं। ये एसिडिक मीडियम है, ठीक है। तो इधर आ रहा है तो एसिडिक मीडियम बढ़ता जा रहा है और इधर जा रहा है तो कम होता जा रहा है, और एक स्थिति आती है कि वो बेसिक मीडियम में प्रवेश करता है। सपोज दैट के मुख्य रूप से कहा जाए कि अपने स्टमच वाले पार्ट में जो है वह एंजाइम, मुख्य रूप से स्टमच वाले पार्ट के जो एंजाइम है वह किस रेंज पर कार्य करते हैं, वह 1.5 से 3.5 इस रेंज पर कार्य करते हैं। यानी कि ये कहा जाए कि यहां से यहां तक कार्य कर रहा है, तो ये क्रिया जो है वो राइज हो रही है, बढ़ रही है। ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो एंजाइम हाइड्रोजन आयन की सक्रियता बढ़ा रहे हैं, हाइड्रोजन आयन बढ़ा रहे हैं, तो एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ रही है। यानी कि ये कहा जाए एक निश्चित पीएच पर पहुंचने के बाद यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ाई गई तो उस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर वह एंजाइम कार्य करना बंद कर देगा, यानी उसकी क्रिया प्रभावित हो जाती है, उसकी क्रिया प्रभावित हो जाती। तो इसके लिए ये यहां ये मुख्य रूप से कौन से स्टमच एंजाइम, स्टमच एंजाइम, ठीक है। पहली बात, अब जाते हैं आप और हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएं, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ड्यूडेनम वाले पार्ट में पहुंचते हैं तो वहां मुख्य रूप से जो एंजाइम होते हैं वह बेसिक मीडियम पर कार्य करते हैं। वहां जो एंजाइम होते हैं वह बेसिक मीडियम पर कार्य करते हैं। तो उनकी जो ये जो एंजाइम है ड्यूडेनम और पैंक्रियाटिक एंजाइम के द्वारा जो साबित की जाती है वह ड्यूडेनम में आते हैं। तो ये जो एंजाइम है वह पैंक्रियाटिक एंजाइम वो इस मीडियम में कार्य कर रहे हैं। यानी कि यहां क्या है आपका 7.1, क्या, तो ये जो मीडियम है इस रेंज पर, इस पीएच रेंज पर जो कार्य करेंगे वह मुख्य रूप से इसी पीएच पर रेंज पर कार्य करेंगे। यदि इन एंजाइम को इसमें ला दिया जाए तो वह क्रिया प्रभावित हो जाएगी, या फिर मुख्य रूप से इसके एंजाइम को या इस एंजाइम को मुख्य रूप से इस मीडियम में ला दिया जाए तो वह कार्य नहीं करेगा। अर्थात एक बार फिर से पुनः सुन लीजिए, वक्कल कैविटी में जो सलाइवा सीक्रेट होता है उस सलाइवा में जो एंजाइम कार्य करते हैं वह मुख्य रूप से 6.8 पर कार्य करते हैं। अर्थात रेंज 0.1 अथवा 0.2 कम या ज्यादा होती है। ये ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है कि वो तो न्यूट्रल मीडियम में हो गया, काम नहीं करेगा। तो मुख्य रूप से कम होती है तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से क्या होता है कि वह कार्य करते रहेंगे। अब यदि स्टमच वाले भाग के एंजाइम जो है वह 1.5 से 3.5 इस रेंज पर मुख्य रूप से कार्य करेंगे। यदि इनको इधर से उधर पीएच पर ले जाया जाएगा तो वह मुख्य रूप से कार्य नहीं करेंगे, यानी कि उनकी क्रियाशीलता प्रभावित हो गई, अफेक्ट पड़ गया उनके ऊपर, ठीक है।
तो ये मुख्य रूप से बताया जाता है पीएच। इस पीएच को जिस पर वह एंजाइम अच्छे ढंग से कार्य करता है उसको ऑप्टिमम पीएच कहा जाता है। जैसे यहाँ टेम्परेचर को ऑप्टिमम कहा गया था, इसी प्रकार से यहाँ मुख्य रूप से क्या ऑप्टिमम पीएच के नाम से जाना जाता है। तो एक चीज ये है। अब इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं डाल रहा हूं। अब देखिए थर्ड पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखिए ये एक्टिविटी, देखिए यहां देखिए क्या बताया जाता है कि सबस्ट्रेट की सांद्रता एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ाई जा सकती है। किस प्रकार से कि जैसे ही सबस्ट्रेट राइज किया जाता है, सबस्ट्रेट को बढ़ाया जाता है, तो एक, ये देखिए मैं राइज कर रहा हूं, ये जा रहा है सबस्ट्रेट, सपोज दैट के मुख्य रूप से इसके लिए बताया जाता है कि सबस्ट्रेट पहले बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ती चली जा रही है एक, लेकिन निश्चित सीमा तक मुख्य रूप से सबस्ट्रेट बढ़ाया जाएगा, उसी दौरान बढ़ती है। लेकिन यदि सबस्ट्रेट की मात्रा आप लगातार बढ़ाते चले गए तो वह मुख्य रूप से एक समय कैसी हो जाती, स्टेबल हो जाती, स्थिर हो जाती। तो देखिए ये कैसी हो गई, स्थिर हो गई। कि सपोज दैट के मुख्य रूप से बताया जाए, ये एंजाइम है, चलो 3 से मैं बता देता हूं, ज्यादा क्यों किए जाए, और सबस्ट्रेट की मात्रा 1 है पहले, तो मुख्य रूप से क्रिया करेगा, 1 के साथ बाइंड हो जाएगा। फिर बढ़ाई गई यानी दूसरा सबस्ट्रेट किया गया तो एंजाइम की क्रिया और बढ़ेगी यानी 2 प्रोडक्ट बने। फिर और बढ़ाई गई तीसरा, तो मुख्य रूप से 3 प्रोडक्ट में बदल गए सबस्ट्रेट किस में बदले, 3 प्रोडक्ट में बदल गए। तो स्वाभाविक है ये एंजाइम की क्रिया बढ़ाने पर, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, सॉरी एंजाइम की क्रिया नहीं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, पदार्थ की सांद्रता बढ़ाए जाने पर एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ती चली जाती, लेकिन एक निश्चित सीमा तक मुख्य रूप से बढ़ाई जाएगी। यदि उसके बाद बढ़ाई जाती है तो वह मुख्य रूप से कैसी हो जाती, स्टेबल हो जाती, स्थिर हो जाती है। ये देखिए ये स्थिर कर दी। अब सपोज दैट कहा जाए कि इस मीडियम में मुख्य रूप से ये सबस्ट्रेट कर दिए, और ये लो ये सबस्ट्रेट, तो स्वाभाविक है क्या ये सबस्ट्रेट मुख्य रूप से सभी के सभी मुख्य रूप से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं कन्वर्ट होंगे, नहीं कन्वर्ट होंगे। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से उसमें मैंने जो एंजाइम जो लिए वो कितनी, वो 3 है। वो एंजाइम कितने, 3 है। तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से 3 पदार्थ ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, 3 पदार्थ ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद जितने प्रोडक्ट हैं, जितने सबस्ट्रेट हैं, वह उस पर एंजाइम कोई क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि एंजाइम फ्री ही नहीं है, एंजाइम फ्री ही नहीं है, यानी स्टेबल क्रिया हो जाती है। तो ये है कि एक निश्चित सीमा तक एंजाइम की उसकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है तो एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ती चली जाती है, लेकिन उससे अत्यधिक ऊपर बढ़ाई जाती है तो मुख्य रूप से एंजाइम की क्रियाशीलता प्रभावित हो जाती है। क्या होती है? एंजाइम की क्रियाशीलता प्रभावित हो जाती है। तो ये दूसरा मुख्य रूप से बताया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। क्या बताया जाता है? दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम बताया जाता है। तो एक निश्चित सीमा तक बढ़ाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, इसमें भी यही है। एंजाइम की क्रियाशीलता एंजाइम क्रियाशीलता उस समय बढ़ेगी जब एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाती चली जाए। एक निश्चित सीमा तक बढ़ाएंगे तो मुख्य रूप से बढ़ती चली जाएगी, और उसके ऊपर बढ़ाते चले जाते तो वही ग्राफ इसी प्रकार से आता है, यानी स्टेबल मुख्य रूप से हो जाता है। तो ये एंजाइम की सांद्रता बढ़ाने पर भी मुख्य रूप से स्टेबल हो जाता है। तो एक ये है। फिर इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें अपने को। तो यहां सबस्ट्रेट था, फिर एंजाइम आया, अब आता है प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। भैया क्या है?
कि ई प्लस एस, ईएस कॉम्प्लेक्स मुख्य रूप से ईपी, और ईपी मुख्य रूप से एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। यानी कि ये कहा गया ये कोई एंजाइम की साइट है और इस पर ये प्रोडक्ट जुड़ गया, तो इसको क्या कह दिया, ये अलग था पहले, चलो पूरे रूप में बता दूं। ये तो ये क्या है, ई है, और ये क्या है, एस है। तो ये क्या होगा, पुनः प्रत्येक एंजाइम में विशेष ध्यान दें कि एक ही एक्टिव साइट होती है। तो ये जुड़ गया, ये क्या बन गया, ई प्लस एस। अब क्या होगा कि जैसी क्रिया होगी प्रोडक्ट बनेगा, तो स्वाभाविक है कि ईपी एंजाइम अलग हो जाएगा, पी अलग हो जाएगा। तो ये तो क्या हुआ, जो एंजाइम प्रोडक्ट बना, तो ये एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट ये बन गए, सबस्ट्रेट से ये प्रोडक्ट बन गए। क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए। तो स्वाभाविक है कि मुख्य रूप से मेरा कहने का तात्पर्य क्या कि ये जो उत्पाद बने लगातार मुख्य रूप से एंजाइम क्रिया करता चला जा रहा है और उत्पाद अत्यधिक मात्रा में बनते जा रहे हैं और यहां से हटाए नहीं गए, यहां से मुख्य रूप से ये प्रोडक्ट नहीं हटे। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये एंजाइम क्रिया करना बंद कर देगा, एंजाइम की क्रियाशीलता प्रभावित हो जाएगी, एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट जो बन रहे हैं ये प्रोडक्ट का यहां से हटना आवश्यक है, अर्थात ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो एंजाइम की क्रियाशीलता प्रभावित हो जाती है। विशेष तौर पर ध्यान है, यानी एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो लगातार क्रिया होने के कारण प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ जाती है, और इसे नहीं हटाया गया तो मुख्य रूप से एंजाइम की क्रियाशीलता प्रभावित हो जाती है, अर्थात कम हो जाती है। और जैसे ये प्रोडक्ट हट जाएंगे तो एंजाइम की क्रियाशीलता पुनः उसी स्थिति में वापस आ जाती है। तो यह भी मुख्य रूप से एक एंजाइम की एक्टिविटी को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। फिर बताया जाता है इनहिबिटर्स की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स। क्या प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स मुख्य रूप से क्या होते हैं कि प्रकृति में, नेचर में कुछ इस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को मुख्य रूप से बंद करने का कार्य करते हैं या एंजाइम की क्रियाशीलता को कम करने का कार्य करते हैं, अर्थात प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो कुछ तो पॉइजनस मटेरियल होते हैं, क्या कुछ तो पॉइजनस पदार्थ होते हैं जो मुख्य रूप से एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, और कुछ प्रकृति में मुख्य रूप से तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे आर्सेनिक है, आयरन है, कॉपर है, पारा है। तो ये कुछ तत्व इनऑर्गेनिक पाए जाते हैं जो मुख्य रूप से एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करने का कार्य करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को मुख्य रूप से क्या करते हैं, अफेक्ट करने का कार्य करते हैं। तो ये आपका, और इसके अलावा बता सकते हैं कि टेम्परेचर, जैसे कि अभी मैं ग्राफ के माध्यम से बता के भी आया था, तो यदि मतलब हाई टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि भोजन को फ्रिज में रख दिया जाता है, और फ्रिज का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है, क्या, और भोजन को पकाया हाई टेम्परेचर, तो भोजन को सड़ने से रोकने के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया वहां मुख्य रूप से उस भोजन को सड़ा नहीं पाए, इस वजह से फ्रिज में रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है, फ्रिज में रख दिया जाता है, लो टेम्परेचर कर दिया। ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, ऑप्टिमम टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूं। अब यदि मुख्य रूप से उस भोजन को बाहर कर दिया जाए तो टेम्परेचर मुख्य रूप से बाहर, तो वो जो बैक्टीरिया होंगे पुनः एक्टिव होकर, वो बैक्टीरिया जो है वह पुनः एक्टिव होकर, यानी बैक्टीरिया के एंजाइम की बात कर रहा हूं, तो एंजाइम एक्टिव होकर मुख्य रूप से पुनः उसको सड़ा देते, अर्थात डीनेचुरेट कर देते, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, तो जिसके कारण क्या हुआ कि वह भोजन पुनः खराब हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। तो बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं जो आपको तैयार करना है। भाई ये देखिए कि अब बहुत कुछ हो गया, बहुत मतलब पड़ गया, तो अब टेस्ट की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में मुख्य रूप से थोड़ा बहुत पोर्शन रह गया। मैं आपको एंजाइम्स और हार्मोन, क्योंकि हार्मोन्स भी किसी क्रिया को
प्रेरित करने का कार्य करते, एक्साइट करने का कार्य करते, इंड्यूस करने का कार्य करते। इस वजह से मैं इनमें कंपैरिजन बताऊंगा, एंजाइम और हार्मोन के कंपैरिजन को भी बताया जाएगा। फिर कुछ थोड़े थोड़े से शब्द हैं कि जो उससे रिलेटेड बताया जाएगा। ठीक है, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।